मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बीपीएससी मेंस के लिए हमने ऐसे राइटिंग का जो एक फ्री कोर्स लेक्चर यहाँ सीरीज़ यहाँ पे शुरू किया था। आज उसी को बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं अपना तीसरा ऐसे। 2 ऐसे हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आ रहे होंगे। हमने इसके पहले ऐसे राइटिंग का किस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसका आउटलाइन होना चाहिए, उसके लिए भी एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था। तो वो भी आप ऐसे राइटिंग करने से पहले वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम ऐसे करने वाले बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐसे है, क्योंकि ये बिहार की जो कहावतें हैं ना, अपने यहाँ पे भोजपुरी या मिथिला की जो कहावतें हैं, तो उसमें सेक्शन 3 में पूछा जाता है कि आपको ये भोजपुरी में कहावत दे दिया जाएगा और आपको हिंदी या इंग्लिश आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की जो लोक कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उसके आधार पे आपको ऐसे लिखने होंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो अपनी भाषा है ना भोजपुरी, ये थोड़ी फ़नी लैंग्वेज है। कुछ भी यहाँ पे आप कहावतें वगैरह हैं ज़्यादातर जो गांव देहात में बोली जाती हैं, तो वो मजाक के पर्पज़ से बोला जाता है। या कई सारे लोग आप जानते हैं कि देखेंगे कि किसी के अंदर कुछ कमी है तो फटाक से मजाक उड़ा देंगे। तो ये उसी टाइप का एक ऐसे है। देखिए ये कहावत क्या है, मूस मुटही हैं लोड़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। और इसको पढ़ के आपको लगेगा कि वाह, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हंसी मजाक की चीज़ है। और मजाक मजाक में अगर आप ऐसे लिखने जाए तो पता है कि मजाक मजाक में आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो कोई फ़नी सी चीज़ आपको नहीं लिखना है अपने ऐसे में। आपको जब भी ऐसे दिया जाएगा, देखिए उसका मैंने आपको क्या बताया था कि उसका मतलब समझिए और ह्यूमन लाइफ से उसको रिलेट करिए। ओके, ये हालांकि बड़ा फ़नी सा लग सकता है, लेकिन ये फ़नी है नहीं। इसके अंदर इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हैं, जब हम ऐसे करेंगे तब आप देखेंगे कि इसका बहुत ही डीपर मीनिंग है, ठीक है। तो आप मजाक मजाक में चीज़ों को मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक, मूस मुटई हैं लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। ठीक है, जो आपको तो मैक्सिमम जो बिहार से होंगे उनको, या यूपी से होंगे, जो भोजपुरी क्षेत्र से होंगे उनको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। इसको जनरली कहा जाता है ना कि चूहा जो है वो कितना भी खाएगा, खा खा के लोड़ा ही होगा, उससे ज़्यादा तो वो हाथी या घोड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो ये उसी के ऊपर है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि चूहा जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस है अपनी, है ना। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो चूहा है, उसकी लिमिटेशन है। और वो उसको अपनी लिमिटेशन समझनी चाहिए कि वो खा के सिर्फ लोढ़ा हो सकता है, हाथी घोड़ा नहीं हो सकता है। हाथी अगर हम बात करें तो उसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है चूहे के हिसाब से, घोड़े की कैपेसिटी ज़्यादा है। हाथी की कैरेक्टरिस्टिक जनरली क्या होता है कि वो ज़्यादा ताकतवर होता है, भारी होता है। घोड़ा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तेज़ दौड़ता है, स्टेमिना ज़्यादा है। जो चूहा है वो कभी भी उस लेवल को छू नहीं सकता। चूहा क्या हमेशा चूहा ही रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा लोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इसके जो खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो खुद के गुण हैं, जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और दूसरा चीज़ है लिमिटेशंस, ठीक है। तो इंसान जनरली क्या होता है ना कि अपने गुण का बखान तो वो करते रहते हैं। या आप किसी भी इंसान को, अगर दूसरे इंसान को पहचानते हैं तो ज़्यादातर किस हिसाब से पहचानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्यों जानते हैं आप, गांधी जी को क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसकी वजह से वो पर्सन को आप जानते हैं। या कोई बहुत ही ख़राब इंसान आपके ज़िंदगी में याद रह जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, इसलिए वो याद रहता है। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो पूरा ऐसे है ना, ये लिमिटेशंस और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आसपास ही घूमता है। लेकिन अब हमने इसमें लिखना क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने ह्यूमन लाइफ से हम इसको रिलेट कर पाएंगे, तो उसी के ऊपर आज हम ये जो अपना पूरा लेक्चर है वो देखने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहला क्या करेंगे कि हम उसमें कोटेशन लिखेंगे। कोटेशन अगर कुछ सी फेमस राइटर फिलोसोफर का है तो कोशिश करिए वो कोटेशंस, और छोटे हों याद रह जाएं जो, वो कोटेशंस लिखिए। इसमें हम लिख सकते हैं, वंस वी एक्सेप्ट आवर लिमिट्स वी गो बियॉन्ड देम। ये किसने कहा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसका क्या मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। रियलिटी क्या? हमारी खुद की लिमिटेशन हमें पता होनी चाहिए। अगर चूहे को उसकी लिमिटेशन पता होती तो वो चूहा रहता, और चूहा रहते हुए कुछ मतलब जो भी वो करता है, जैसे उसका काम क्या होता है, घूमना, इधर उधर चरना, ये काम होता है। और तो कुछ उसको IAS IPS तो बनना नहीं है, या फिर IAS IPS छोड़िए, यहाँ तो घोड़ा और हाथी की बात कर रहे हैं, तो वो खैर कभी बन नहीं सकता। तो उस चक्कर में, हाथी और घोड़ा बनने के चक्कर में क्या हुआ, उसने अपना समय बर्बाद किया, लोढ़ा बन गया, कुछ काम का नहीं रहा। तो यही चीज़ है कि हमको अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और तभी हम इससे आगे जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोटेशन जो है ये अननोन पर्सन ने लिखा है। यहाँ पे देखिए, विद इन द लिमिटेशंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस लाइज द कैनवस ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारी ज़िंदगी की लिमिटेशंस हैं,
उसी में हमारी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ छुपी हुई हैं। आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। जब लिमिटेशंस पता हो जाएंगी तब आप जो है एक रियल में आ जाएंगे। आप जो है कहीं इधर उधर उड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो नहीं करनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। गांधी जी भी कहते हैं ना कि एवरीबडी इज़ बॉर्न विद फ्यू लिमिटेशंस, नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज ही कैन नॉट ओवरकम विद इट। तो ये गांधी जी भी कहते हैं। अब हर कोई आइंस्टाइन तो बन नहीं सकता, न्यूटन बन नहीं सकता, या हर कोई विराट कोहली बन नहीं सकता। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हर किसी के अंदर रहती हैं, तो वो भी है। बट वो लिमिटेशंस रहती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम बेकार आदमी है। उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे और उसको उस गुण पे काम करना चाहिए, उस कैरेक्टरिस्टिक पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारा। द सेइंग स्टार्ट्स विद द मेटाफर ऑफ अ माउस दैट बिकम्स फैट। मेटाफर क्या होता है कि उसका जो डीपर मीनिंग होता है ना, मतलब अलग तरीके से जो हम इसका मतलब निकालते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में, उसी को कहते हैं मेटाफर। It suggests that no matter how much the mouse changes on the outside, it will always remain a mouse. चाहे कुछ भी हो जाए, चूहा जो है बाहर से कितना भी चेंज हो जाए, चाहे वो लोढ़ा बन जाए, लेकिन वो हमेशा चूहा ही रहेगा ना। It cannot transform into elephant or horse. वो हाथी या घोड़ा तो नहीं बन जाएगा। This metaphor teaches us that our fundamental nature and capabilities are inherent. इसका ये मतलब है कि जो हमारी प्रकृति है, फंडामेंटल मतलब जो नियत वाली प्रकृति है हमारी, जो सबके अंदर अलग अलग गुण है, तो उसी को कहते हैं फंडामेंटल नेचर और कैपेबिलिटी। सबकी अपनी जो है कैपेबिलिटी है अलग अलग जीवों की, वो इनहेरेंट है, वो तो है ही है, एंड अनचेंजेबल, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं कुछ एकदम से सोचूं कि भाई मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हूँ और मैंने 50 की आज स्पीड पकड़ ली, तो मतलब कल मैं 60-70 ऐसे करते करते 100 और एक दिन तो मैं खरगोश को पीछे छोड़ दूँगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कैपेबिलिटीज़ तक ही पहुँच सकते हैं, उसके बाद हमारी लिमिटेशन शुरू हो जाती है। दो चीज़ है यहाँ ऐसे से निकल के सामने आती है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि जो भी जीव जंतु या प्राणी आपके आसपास है, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमको सबसे पहले उसको पहचानना आना चाहिए और उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट भी आना चाहिए। हमारे अंदर क्या गुण है, हमको अपनी रिस्पेक्ट, उसके तो रिस्पेक्ट करनी है। बिकॉज आपको जब तक पता नहीं होगा आपके गुण क्या है, आपको पता नहीं होगा आप स्टूडेंट हो, कितने अच्छे स्टूडेंट हो आप, तभी तो फिर उसके आगे आप मेडिकल जेई वगैरह जो भी करना चाहते हैं करेंगे। जब आपको आपका जो गुण है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप उसको सही तरीके से पहचानते नहीं हैं, तो कैसे है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मैं स्टडी फील्ड में ही जाऊँगा। बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी और फील्ड में हो, तो आपको वहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज़ करके आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट मतलब उस पर काम करिए, एंड देन यू विल एक्सेल। ओके, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर इंडिविजुअल की, उसको रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ये समझ में आ गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है। ऐसा नहीं कि हाँ हमको पता है कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती है, हम नहीं लिखेंगे, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। नहीं दोस्तों, आपको 5 पन्ने भरने हैं, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जब लिखें तो थोड़ा होना चाहिए कि हाँ आप डीपर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ भी है, उसको भी आप एक्सप्लेन करना सीखिए, बट उसको तरीके से एक्सप्लेन करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वही क्वालिटीज़, वही गुण, जो ट्रेट्स जिसके साथ हम पैदा होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके नाक, कान, आँख, ये सब अलग होंगे ना, आपकी शक्लें अलग होती हैं एक दूसरे से, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके साथ साथ आपके गुण, आपका इंटेलेक्ट, आपका थिंकिंग, ये सब जो है सब कैरेक्टरिस्टिक में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका तो फाउंडेशन बनाएगा कि आप क्या करेंगे। आप अच्छी अगर बॉडी के मालिक हैं, आपके पास पर्सनैलिटी अच्छी है, तो हो सकता है आप मॉडलिंग करें या एक्टर बने या कुछ बने। ठीक है, या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप उस फील्ड में जाएं, तो ये आपका फाउंडेशन बनाता है। चाहे वो आप इंडिविजुअल की बात करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर सकते हैं ना, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक विजन रहता है। उनका एक विजन है। जैसे अब आर्म्स बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है, हथियार बनाएगी। दूसरी जगह एक ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी है, तो उनका क्या काम है, गाड़ियाँ बनाना। तो उन सबका एक अलग अलग विजन है, और उसी विजन से हम दोनों को पहचानते हैं। तो उनके गुण क्या है, अलग है, इसी से इनकी पहचान बनी है। ठीक है, तो ये हमारी चॉइसेस को भी गाइड करता है। ओके, मतलब चॉइसेस मतलब आपका जो करियर पाथ है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है ना वो, बिल्कुल ठीक है ना। हमारा बिहेवियर भी इससे इन्फ्लुएंस होता है, और ये हमारे रिलेशनशिप को भी शेप करता है। लिमिटेशंस क्या होती है, जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, है ना, ये हमारी क्वालिटीज़ के साथ ही आता है, ट्रेट्स के साथ ही आता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो यूसेन बोल्ट हैं, वो रनिंग करते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो दिन भर दौड़ते रहेंगे या 2 दिन तक दौड़ते रहेंगे? नहीं ना, उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं। तो ये हमारे गुण के साथ साथ हमारे लिमिटेशंस भी आ जाती है। ठीक है,
तो इसका यही मतलब है, नीचे मैंने लिख दिया है कि अंडरस्टैंडिंग अवर बाउंड्रीज अलाउ अस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। वही है कि हम अपनी लिमिटेशंस को समझेंगे तभी हम जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशंस को कभी भी नेगेटिव फैक्टर के रूप में नहीं देखना चाहिए। इट इज़ समथिंग जो आपको बताता है कि ये आप रियलिटी में रहो। यू नॉट मेकिंग कैसल इन द एयर। जो हम हवा में हवाबाजी करते हैं ना, तो वो सब चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए, हमको रियलिटी में रहनी चाहिए। ये इस चीज़ का मतलब है। लिमिटेशन से हमें क्या पता चलता है कि हमें हमारी जो आइडेंटिटी है, ट्रू सेल्फ, मतलब जो हम हैं उसको हम एम्ब्रेस करना सीखें। हम जैसे भी हैं हम उसको एम्ब्रेस करें, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करें और एक्नॉलेज अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको भी एक्नॉलेज करना हम सीखें। ओके, इससे क्या होता है, इट प्रमोट्स सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जो हमने याद करिए वो जो ट्रीज़ वाला ऐसे किया था, उसके ऊपर मैंने आत्म जागरूकता के बारे में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए कैसे आत्म जागरूकता जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इट प्रमोट्स सेल्फ अवेयरनेस एंड हेल्प्स अस टू अवॉइड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर सेल्फ्स एंड अदर्स। मतलब जो हवाबाजी है ना, उसको ये अवॉइड करता है। ठीक है, तो यही नीचे पॉइंट्स में लिख दिए मैंने। दोस्तों मैंने इसलिए पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं ताकि जब आप एग्जामिनेशन से पहले ना इनको रिवाइज़ कर पाओ। अदरवाइज़ पैराग्राफ से पढ़ाना तो क्या हो जाता है कि फिर वो आप बुक ही पढ़ लो। जो चीज़ आप अपने हिसाब से आधे घंटे में कर सकते हो, उसके लिए मैं 2 घंटे की यहाँ वीडियो बना दूँ तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं अपना जो लेक्चर है वो मेन पॉइंट्स तक ही सीमित रखूँ और वैसी चीज़ें आपको दूँ जो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करे एग्जामिनेशन टाइम से पहले, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ पढ़ने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, लेकिन हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये जो गाइडेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जो है वो निकलने के लिए। अदरवाइज़ रिसोर्सेज की जो है वो कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रमोटिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है कि हर इंसान जो वो जैसा भी है खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। वो मोटा है, पतला है, जैसा मर्जी है। इससे क्या होगा ना कि उसकी मेंटल वेलबींग सही रहेगी। उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि फिर फलाना क्या बोलता है, चलाना क्या बोलता है उसके बारे में। उसकी सेल्फ स्टीम, उसके खुद के लिए इज़्ज़त बढ़ेगी। तो क्योंकि वो उसने एक्सेप्ट किया ना कि वो जैसा भी है, मतलब वो यूनिक है। इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे बिल गेट्स हैं, उनका काम क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस में आते हैं और काफ़ी साल तक तो सबसे रिच थे वो, उनके टक्कर में तो कोई हुआ ही नहीं। तो वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मार्केट में दूध महंगा हो जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो एक गाय रख लेंगे और दूध दूना शुरू कर देंगे। तो मेरे को बात बताइए, अगर वो दूध दोना शुरू कर देंगे तो एक तो चीज़ हमको दिखती है कि हाँ भाई उनका दूध का काम चल रहा है ना, वो दूध महंगा भी हो गया तो क्या हो गया, बट उनका काम तो चल रहा है। लेकिन दूसरी साइड, क्या ये जो उनका सॉफ्टवेयर बनाने का काम था ये कौन करेगा? कोई भी नहीं। नो पर्सन विल बी अवेलेबल। इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रमोट होती है। जिसका जो काम है वो कर रहा है। द फर्स्ट थिंग दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई वट यू कैन डू। अभी क्या होता है ना कि मैंने काफ़ी लोग देखा कि जो पेरेंट्स होते हैं खासकर, बहुत सारे बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम तो इस बार एग्ज़ाम क्लियर करके जाओ या वो करो। अभी उन्होंने खुद को कभी ये एग्ज़ाम दिया नहीं होगा ज़िंदगी में, पता नहीं होगा, लेकिन हाँ फलाना का लड़का कर रहा है जी, चिलाना का लड़का कर रहा है तो हमारा बेटा भी कर दे। तो वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हाँ हर किसी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। खेल कूद वगैरह ये सब जनरली इन सब चीज़ों को नहीं बढ़ावा दिया जाता हमारे यहाँ, आर्ट्स वगैरह को, बट ये गलत चीज़ है। तो अगर इस तरह के आपको पेरेंट्स मिलेंगे जो आपके ऊपर प्रेशर ना डालें, तो भाई इससे अच्छी लाइफ आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लाइफ बन जाएगी। आप जैसे ही बड़े हो जाओगे आपको लगेगा कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आप जो भी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली करेंगे, है ना। दुनिया में एक जैसा काम तो नहीं है, हर किसी को तो IAS IPS बनना नहीं है, और बन के भी क्या है, मतलब GDP में क्या ही आप कर रहे हो। जो चीज़ आप एक लेबर को देख लीजिए या फिर कोई भी काम को देखिए, वो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी ये सब क्या करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही तो कर रहे हैं, है ना। तो इतना भी कोई वो नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें शायद उन लोगों को समझ में नहीं आएगी। उनको लगेगा कि समाज को दिखाना है तो सरकारी नौकरी या फिर यही सब जो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको लगता है कि समाज के हिसाब से ठीक है, वो उस चीज़ को करवाने के लिए अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। तो अगर वो समझ जाएं तो वो इस प्रेशर को भी जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अवॉइडिंग अननेसेसरी प्रेशर। इससे आपको पता है ना, जब बेकार का प्रेशर होगा तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी और अनहैप्पीनेस तो डेफिनेटली डेवलप हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि ये जो दुनिया है ना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर इंसान यूनिक है, यूनिक इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ, वीकनेस, है ना। हर कोई जो है
वो अलग है, एक जैसा तो है नहीं, या फिर हर कोई अलग विचारधारा के लोग हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई वो एकदम से गलत है, या सामने वाला जो मेरी तरह नहीं सोचता या मेरी तरह नहीं है तो वो मेरे से इन्फीरियर है। तो इस तरह का जो मेंटालिटी तो नहीं होना चाहिए ना। तो अगर आप समझते हैं कि हाँ हर इंसान अलग है और अपने आप में वो जो भी है वो ठीक ठाक है, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है, तो इससे क्या होता है कि आप जो डिफरेंसेस है उसको अप्रिशिएट करते हो। नेक्स्ट देखते हैं फोस्टरिंग एम्पैथी। फोस्टरिंग एम्पैथी का क्या मतलब है? एक बार जब आपने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया ना कि यूनिकनेस है इस दुनिया में और सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस है, इससे क्या होती है कहीं ना कहीं आप एम्पैथी उनसे आप कनेक्ट भी हो जाते हो इमोशनली, है ना। और एम्पैथी का यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दिया, एम्पैथी इज़ द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड अ मोर हारमोनियस सोसाइटी। जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, तब तक एक बेहतर रिलेशनशिप कैसे बन पाएगा? आपको मतलब ही नहीं होगा जी फलाने को क्या होगा, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या कुछ भी, तो आप मुंह करके चले जाओगे तो सामने वाले को भी बड़ा ख़राब लगेगा। अगर आप किसी को ज़रूरत पड़ेगी आपकी, तो आप वहाँ पे स्टैंड करिए एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली फील फॉर यू। आप जब इस सिचुएशन से गुजरेंगे तब भी वो आपके लिए स्टैंड करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है समाज में बढ़ता है और सोसाइटी क्या होती है, हारमोनियस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रियलिस्टिक गोल सेटिंग। दोस्तों जब भी आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस पता है ना, तब आप जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, वो आप अपनी एबिलिटी के अनुसार ही तय करेंगे। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप आईएएस करेंगे या फिर आईटी मेडिकल करेंगे, जो भी करना चाहते हैं आप उस फील्ड में जाएंगे, है ना। अब जो इंसान पढ़ने में अच्छा नहीं है वो बोलेगा नहीं मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूँगा, फिर पता चला कि भाई 6 साल बीत गए और टाइम बर्बाद हो गया। तो रियलिस्टिक गोल सेटिंग ये भी होना चाहिए। और कई बार इसमें गलत भी हो जाता है ना कि आपके जो कोचिंग माफिया वाले जो टीचर सब है ना, वो भी कहते रहते लगे रहो, इस बार नहीं तो तब होगा। एक्चुअली उनको पता होता है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, बट वो सबको ऐसी गोली देते रहते हैं कि उनका धंधा पानी चलते रहे और स्टूडेंट का टाइम बर्बाद होते रहे। यहाँ पे ना हमारे यहाँ एक्चुअली में इस चीज़ की कमी है कि यहाँ पे आपको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सही सलाह देने वाले नहीं मिलते हैं, और वो उस सपने को बेचते हैं। जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं प्रिपरेशंस के लिए, इस उम्मीद में जाते हैं कि उनका एग्ज़ाम निकल जाए, उनको ABC तक नहीं पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, बट बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। बट वहाँ पे भी आपको कई सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 1 साल से या 1.5 साल से पढ़ रहे हैं या 2 साल से पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत ही अलग ही एबिलिटी के बच्चे हैं। जब क्लास करेंगे तो आप सबकी क्लास एक ही टीचर लेगा, वो एक ही लेवल से शुरू करेगा, वो जिस लेवल से शुरू करेगा आप में भी कंफर्टेबल हो ना हो, लेकिन आप वहाँ पे स्टक कर जाते हैं क्योंकि आपने वो सपने देखे होते हैं कि आपको IAS बनना है, IPS बनना है, या जो भी बनना होता है आपको, और वो सपनों को बेचते रहते हैं। तो यही है कि कहीं ना कहीं जो है वो रियलिटी से ये चीज़ें मैच नहीं करती है। हाँ, आपको गिव अप करने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने कोशिश की, इस बार थोड़ी कमी रहेगी, मुझे नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। बट उस चीज़ को भी समझना चाहिए कि यार इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, और समथिंग कि मेरी क्वालिटी जो है वो कहीं और है, या फिर मुझे घर वालों का प्रेशर है इस वजह से मैं कर रहा हूँ, या फिर मेरा खुद का ऐसा है कि हाँ मुझे यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस दिख गई या कहीं कहीं दिख गई तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो रियलिटी से अलग चली जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं खुद को कंस्ट्रेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, इसका यही मतलब है। चलिए, अनरियलिस्टिक गोल से क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट ये तो होंगी। और एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं आप? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ना दोस्तों, मान लीजिए जैसे इस ऐसे में ही पूछा था कि मूस जो है खा पी के लोड़ा हो जाएगा, या तो हाथी और घोड़ा ही नहीं होगा। मान लीजिए अगर हाथी ही होता सिर्फ, या फिर अगर घोड़ा ही होता इस दुनिया में, तो क्या वो दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग होती? नहीं ना होती, है ना। तो एक टाइप के इंसान से क्या दुनिया इंटरेस्टिंग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, वो बहुत ही कम वाइब्रेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है तो उसको जो है हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको एम्ब्रेस करते हैं। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। तो हालांकि यहाँ गले लगाने का मतलब नहीं है, आप समझिए इंग्लिश में थोड़ा सेंस अलग चला जाता है। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, ओके। डाइवर्सिटी एड्स डेप्थ एंड रिचनेस टू अवर लाइफ्स, ठीक है। एक ही तरह के लोग रहेंगे तो बहुत ही बोरिंग टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या होती है ना कि जब आप दूसरों में फ़र्क नहीं करते। जैसे हमारे सोसाइटी में फ़र्क कैसे करते हैं, वर्ण व्यवस्था जो है, जातीय प्रथा जो है, और इन सब चीज़ों में फ़र्क होता है, बेटा बेटी में फ़र्क होता है। और जनरली जैसे बिहार यूपी जैसे स्टेट हैं, आप रूरल एरिया में चले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा आपको। लड़कों को पढ़ाने के लिए लोग ज़मीन भी बेच देते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो घर में रहो, यहीं पे चूल्हा चौका करो, क्योंकि ब्याह होने के बाद कहाँ जाना है,
दूसरे के घर जाना है, वहाँ पे भी यही करना है। तो इसी मेंटालिटी से लोग, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा, ये ऐसी कम जनता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इस तरह की पॉपुलेशन अभी भी रह रही है यहाँ पे। तो अगर आप इस मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी को ये बढ़ावा देगा, क्योंकि आप हर इंडिविजुअल को उसके कैरेक्टरिस्टिक से जानोगे, ना कि उसका जो बाहर का अपीयरेंस है उससे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी डिफरेंसेस हैं आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे और हर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे। इससे इंक्लूसिविटी जो है वो बढ़ जाती है। मीन्स इन्वॉल्विंग एंड रिस्पेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जहाँ से भी आ रहे हों, जैसा भी हो, उनके क्या गुण है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं। यही इंक्लूसिविटी है। इससे क्या होगा, प्रमोट्स यूनिटी एंड रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। ठीक है, ये समझ गया ना, जो जैसे मैंने कास्ट वगैरह के बारे में आपको बताया था, तो ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, जैसे बेटा बेटी में हम फ़र्क करते हैं, तो ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। इससे क्या होगा, रिचर एंड मोर हार्मोनियस प्लेस, जो हमारी दुनिया होगी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो यही इसका एक मतलब शब्द जो है, वर्ड है, वर्डिंग आप लिख लीजिएगा। अलग भाषा में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मेटाफर। मेटाफर मतलब जो चीज़ कही गई है ना, उसका रियल सेंस में मीनिंग क्या था। दोस्तों, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड है, ये सिर्फ भोजपुरी से रिलेटेड है, या बिहार में ये चीज़, ये कहावत हो, ये यहाँ पे वैलिड है, ऐसा तो नहीं है ना। पूरे ये चीज़ पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वैलिड है। ये सिर्फ चूहा ही नहीं, इंसान के लिए फेमस है। मतलब हर जगह आप किसी भी कल्चर में चले जाइए तो ये जो इसका जो मतलब है वो इसकी वैलिडिटी हर जगह है। ठीक है, तो इट ट्रांसेंड्स कल्चरल बाउंड्रीज। तो ये स्पेसिफिक नहीं था सिर्फ यहाँ के लिए। और ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत सारी कहावतों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर आपको दूसरे टाइप के ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि पीपल ऑफ वर्ल्ड वाइड कैन रिलेट टू, हर कोई इस चीज़ से रिलेट करता है। समझ गए आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एजुकेशन में ये क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों, कई बार होता है ना कि क्लास में आपने देखा होगा कि बच्चों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि किसी बच्चे को लगता है कि यार जो मेरा दूसरा वाला फ्रेंड है ना, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उनके अंदर ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि वो जवाब देने में थोड़े पीछे रहते हैं, बोलने में थोड़ा पीछे रहते हैं, हिचकिचाते हैं। और वही जो एक बच्चा होता है ना, शानपंती करता रहता है वो चीज़। हम स्कूल में जब जाते हैं ना, तो वो एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे अमीर गरीब का भेद ना दिखे, सब एक ही ड्रेस में हो। तो ये यूनिफॉर्मिटी सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे अंदर से भी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका तौर तरीका और आपस में जो संबंध है वो उसमें डिफरेंसेस ना हो कि मैं फलाना क्लास से या कास्ट से हूँ तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, फिर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मेरा जो है वो एक अलग ही रुतबा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, अगर टीचर्स जो है उनको समझाए तो समझ जाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो है अपने आपस में जो मिल के रहेंगे, वो जैसे भी है उस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो होगा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। वही लिखा है, पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। दूसरा क्या होगा, इन द वर्क प्लेस, वहाँ पे भी हर एम्प्लॉय जो रहता है कहीं ना कहीं अपने मैनेजर का फेवरेट हो जाता है। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन करेंगे दूसरी जगह तो आपको पता होगा कि बहुत पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पे भी। लेकिन अगर मैनेजर ठीक ठाक रहे ना, जो आपका जो बॉस रहता है ऊपर वाला है ना, वो रिस्पेक्ट करता है अगर हर इंडिविजुअल की, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिकॉग्नाइज़ करता है, उसको अलग से मौका देता है, उसको फेलियर पे डांटता नहीं है, तो ये चीज़ें क्या होगी कि जो ऑफिस का वर्कफोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और पर्सनल ग्रोथ में इसके ऊपर तो हमने एक ऐसे किया था, जो हमने ट्रीज़ वाला ऐसे किया था, तो उसके ऊपर हमने ये पूरा देखा था, पर्सनल ग्रोथ जो व्यक्तिगत विकास है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसका एक पहलू ये भी है कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि ये जो हमारी यूनिक क्वालिटीज़ है ना, ये ही दुनिया में फ़र्क डालने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख लें, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो फिज़िकली डिसेबल्ड थे, बट उसके बाद भी उन्होंने अमेरिका में बहुत सारे ऐसे काम किए। ठीक है, तो ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये आप बहुत सारे लोगों के बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों, मैंने कंक्लूजन आपको बताया था कि जो भी हम लिखते हैं अपना ऐसे, उसी का एक तरह से समरी होता है अलग भाषा में, जैसे प्रिसाइज राइटिंग हम करते हैं वही होता है ये। ठीक है, तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे, और जो ख़त्म होना चाहिए ना, तो वो पॉजिटिव टोन में ख़त्म होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, द मेटाफोरिकल विजडम कंटेन्ड इन द फ्रेज इफ़ अ माउस फ्लैटन्स अप इट विल जस्ट बी अ फैट माउस नॉट एन एलिफेंट और हॉर्स एज अ टाइमलेस एंड यूनिवर्सल मैसेज। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में वैलिड है, ये सदियों से चला आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। ठीक है, और ये यूनिवर्सल मैसेज, जैसे हमने देखा था कि पूरी दुनिया में ये जो मैसेज है की वैलिडिटी है। दैट ऑफर्स प्रोफाउंड लेसन्स इन सेल्फ एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलिटी एंड इंक्लूसिविटी। देखा था ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस,
इंडिविजुअलिटी, इंक्लूसिविटी, इसके बारे में तो डिटेल चर्चा की थी, ठीक है। इट टीचेस अस टू सेलिब्रेट अवर ट्रू सेल्व्स एंड एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी दैट एनरिचेस द वर्ल्ड. This saying reminds us that, like the mouse, we each have our inherent characteristics and limitations, and recognizing and respecting these qualities is the path to more fulfilling and harmonious life. ठीक है, ये सभी हमने देख लिया था. ओके. In a world that can often place unrealistic expectations on us, this metaphor serves as a guiding light, leading us towards self-acceptance, understanding and unity. तो वैसी दुनिया में जो हमारे ऊपर एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि आप ये करके दिखा दो, ऐसा कर दो, लेकिन आप उससे अगर हट के अपनी काबिलियत को पहचान के कुछ अलग करें तो आप वाकई दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो बदलाव ला सकते हैं. तो यही सब जो है इस ऐसे का मतलब है. आप लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए. मैं चाहूँगा कि आप अपनी भाषा में ही लिखिए ताकि यूनिकनेस हो. तो दोस्तों, आपको ये ऐसे का क्लास कैसे लगा? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. बहुत ही कम सब्सक्राइबर हुए हैं. वीडियोस तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन वो शायद सब्सक्राइब नहीं करते मेरे ख्याल से. आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर्स जो है आप एटलीस्ट पूरा करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम एक स्टेज से आगे निकल के दूसरे स्टेज पे जाएं. और सिर्फ ये ऐसे तक ही लिमिट नहीं रहेगा. अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आंसर राइटिंग से लेके नोट्स मेकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने शायद चीज़ें सीखी ना हो या फिर आप नए हों, तो हम बताएंगे यहाँ पे, हम शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय बाय एंड टेक केयर.